प्रेजेंट्स दादी माँ की कहानियाँ। होली आने वाली थी। सभी दुकानें सज चुकी थीं। कहीं गुलाल, कहीं पिचकारी, कहीं नए कपड़े, कहीं मिठाइयाँ। सभी बच्चे आपस में रंगों और पिचकारियों के साथ खेल रहे थे, पर उन्हीं के पास बैठा राजा नाम का लड़का ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। वह बहुत ही उदास था क्योंकि उसके पास पिचकारी और गुलाल नहीं था। तभी राजा का दोस्त कहता है, होली आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, फिर भी राजा के दोनों हाथ थाली है, न रंद है न पिचकारी है। राजा उनकी बातों को सुनकर वहाँ से रोता हुआ अपने घर चला जाता है। उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे, जो बहुत ही गरीब थे। घर में वो दोनों राजा के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी राजा उनके पास रोते रोते पहुँचता है। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों रो रहा है? हाय मेरा बाबू, क्या हुआ? तुझे किसने मारा? तू क्यों रो रहा है? मम्मी 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 क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों रो रहा है? पिताजी, आप मुझे पिचकारी दिला दो, मुझे भी पिचकारी के साथ खेलना है। सभी बच्चे पिचकारी से खेलते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा, मैं तुझे पिचकारी तो दिला दूं, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। नहीं नहीं, मुझे पिचकारी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे पिचकारी चाहिए। अरे आप देख लीजिए मेरा बेटा कितना दुखी है, आप इसे एक पिचकारी क्यों नहीं दिला देते? अरे भाग्यवान, तुम समझने की कोशिश तो करो। राजा रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मेरी कोई नहीं चिंता, कोई मुझे पिचकारी भी नहीं दिला सकता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहा होता है। राजा उसको देखकर चुप हो जाता है और साधु उससे कहता है, बेटा, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? मुनिदेव, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूँ। राजा साधु का कमंडल लेकर उसमें पानी भरकर साधु को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। साधु उसे बहुत आवाज लगाता है, लेकिन राजा नहीं रुकता है। रुको बेटा, रुक तो जाओ, बात तो सुन लो मेरी। अगले दिन होली का त्योहार आया। राजा अपने माता पिता से पुनः पिचकारी लेने के लिए जिद करता है, लेकिन उसके माता पिता पैसे न होने के कारण उसे मना कर देते हैं और इस वजह से गुस्से में राजा रोते हुए वहाँ से चला गया। और जब राजा रास्ते में जा रहा था, तब उसने देखा कि सभी बच्चे रंग और पिचकारी के साथ खेल रहे थे। अचानक उसका दोस्त उस पर रंग डाल देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। क्या राजा दे दी पिचकारी? नहीं, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पिचकारी दिला दें। होली आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, फिर भी राजा के दोनों हाथ थाली है, न रंद है न पिचकारी है। राजा वहाँ से भागकर पुनः जंगल की ओर चला जाता है और वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक वही साधु उसे देख लेता है और वह राजा से दुखी होने का कारण पूछता है। राजा उससे मना कर देता है, लेकिन साधु की जिद की वजह से राजा उसे अपनी सारी कहानी सुना देता है। बस इतनी सी बात है तो मैं तुम्हें एक पिचकारी देता हूँ, जाओ और खेलो सबके साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। अच्छा, ले लो बेटा, ये तो बड़ों का आशीर्वाद है। ठीक है, मैं आपकी ये पिचकारी ले लेता हूँ। इस तरह राजा खुशी खुशी पिचकारी ले लेता है और अपने गांव जाकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लगता है। राजा की नई पिचकारी को देखकर सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन वे उसे नीचा दिखाने का विचार करते हैं। ऐसा करो, उस राजा को चारों तरफ से घेर लो, हम इसे पूरा रंग देंगे। पता नहीं कहाँ से पिचकारी ले आया, हमको चढ़ाएगा। इस तरह राजा को सब घेर लेते हैं और उस पर रंग डालने लगते हैं। तो राजा भी उन पर अपनी पिचकारी चलाने लगता है। अभी रुको, मैं भी तुम्हारे ऊपर रंग डालता हूँ। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि राजा की पिचकारी में रंग खत्म ही नहीं हो रहा है। सभी बार बार अपनी पिचकारी भरने को जाते हैं। तब राजा को एहसास हुआ कि वास्तव में उसकी पिचकारी जादुई है। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि गांव में बहुत भीषण आग लगी हुई है और सभी लोग आग की तरफ भागने लगते हैं। बुझाओ, कोई चो आग बुझाओ। तभी उसके दोस्त उससे याद दिलाते हैं कि उसके पास एक जादुई पिचकारी है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। और फिर राजा अपनी पिचकारी से पानी छोड़ता है, जिससे आग बुझ जाती है और गांव में उसकी बहुत तारीफ और वाहवाही होने लगती है। तो देखा दोस्तों, अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा। जिस प्रकार राजा ने मुनि की मदद की और फिर राजा के साथ भी अच्छा हुआ। एक गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहा करता था,
जिसका काम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर जाकर बेचना था। एक बार वह लकड़ियों को काटकर उन्हें बैलगाड़ी में भरकर जंगल के रास्ते जा रहा था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हटक, संभाल के चल, आगे गड्ढा है। अचानक से उसकी बैलगाड़ी का पहिया किसी गड्ढे में अटक गया। अरे ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? रमेश ने नीचे उतरकर देखा। ए तेरी, ये साला गाड़ी तो गड्ढे में अटक गई। फिर रमेश गड्ढे से पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। ये पहिया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। रमेश ने बहुत देर तक प्रयत्न किया, लेकिन गड्ढे में से पहिया निकालने में असमर्थ रहा। यहाँ आसपास मुझे कोई दिख भी तो नहीं रहा जिसकी मदद से मैं इस पहिए को बाहर निकाल सकूं। तब वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। रमेश ने उसे अपने पास बुलाया। अरे सुनिए भाई साहब, मेरी गाड़ी का पहिया इस गड्ढे में अटक गया है, क्या आप इसे निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मियाँ, मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना चूना लगा के, लेकिन तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा चूना लगा के? फायदा मतलब? मेरा मतलब है मियाँ, कहाँ जाओगे इतनी धूप में चूना लगा के? ये लकड़ियाँ तो तुम्हें बेचनी है, मुझे को बेच दो चूना लगा के। मुझे इन लकड़ियों को बेचना तो वही, फिर मैं चाहे इन्हें शहर ले जाकर बेचूं या मैं इन्हें यहीं बेच दूं। ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें यहीं बेच देता हूँ, फिर चाहे मुझे 2-4 पैसे कम ही क्यों न मिल जाएं। कम से कम मुझे शहर जाने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको ये लकड़ियाँ बेच दूंगा। लेकिन आप इसे कितने पैसों में खरीदेंगे? पैसे नहीं मियाँ, रुपए दूंगा, वो भी पूरे 50 चूना लगा के। अरे वाह, 50 रुपए, ये तो लकड़ियों के अच्छे दाम बता रहा है। चलो मैं इसे ही लकड़ियों की गाड़ी बेच देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये गाड़ी बेच दूंगा, पर पहले आप इस गाड़ी को निकालने में मेरी मदद तो कीजिए। अरे मियाँ, बचपन से लेके 55 के हो गए, लेकिन आज तक इस गड्ढे में जो भी गाड़ी फंसी, समझो उस पे हमारे हाथ की मोहर लग गई चूना लगा के। फिर रमेश ने उस आदमी की मदद से बैलगाड़ी बाहर निकाली और उस आदमी के साथ वह घर पर चला गया। वहाँ पर उसने सारी लकड़ियाँ उतार दी। उस आदमी ने रमेश को 50 रुपए दिए। रमेश फिर गाड़ी में बैठा। वह घर जा ही रहा था कि अचानक उस आदमी ने कहा, अरे रुको मियाँ, तुम तो मुझे ही चूना लगा रही हो। ये मेरी बैलगाड़ी लेके कहाँ जा रही हो चूना लगा के? मेरी बैलगाड़ी मतलब? अरे भाई साहब, ये आपकी नहीं, मेरी बैलगाड़ी है। लगता है मियाँ तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना। मैंने तुम्हें पूरी गाड़ी के दाम बताए थे, ना कि उसमें बड़ी लकड़ियों के चूना लगा के। लेकिन भाई साहब, मैं आपको अपनी गाड़ी क्यों बेचूंगा, वो भी इतने कम पैसों में? वो मैं कुछ नहीं जानता मियाँ, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें तो अपनी बैलगाड़ी मुझे देनी पड़ेगी चूना लगा के। इस प्रकार बहुत देर तक विवाद चलता रहा। गांव के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। आखिर में बेचारे रमेश को ना चाहते हुए भी अपनी बैलगाड़ी उस आदमी को देनी पड़ी। वह जब शाम को घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आपकी बैलगाड़ी कहाँ गई? फिर रमेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। हाय दैया, कितना बेईमान आदमी था वो। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ उसके कीड़े पड़े किए। बेचारा रमेश शांति से बैठा सबकी बातें सुन ही रहा था कि उसके पुत्र राघव ने कहा, पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें हमारी बैलगाड़ी फिर से वापस मिल सकती है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है, बताओ मुझे। तब राघव ने अपने पिता को सारी योजना बताई। योजना के अनुसार अगले दिन राघव अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी उधार मांगकर जंगल से लकड़ियों को काटकर बैलगाड़ी उसी रास्ते पर खड़ी कर देता है। वह आदमी फिर से आया और उसने राघव से कहा, क्या मियाँ तुम ये अपनी लकड़ी की गाड़ी बेचोगे चूना लगा के? हाँ जी, क्यों नहीं, अवश्य बेचेंगे। हाँ तो मियाँ बताओ, तुम इसे कितने पैसों में बेचोगे चूना लगा के? बस एक मुट्ठी धन। बस एक मुट्ठी धन? क्या बात है मियाँ, लगता है लकड़ियाँ बाजार में लुट रखी हैं चूना लगा के। नहीं नहीं, लकड़ियाँ बाजार में लुट नहीं रखी हैं, लेकिन मुझे केवल एक मुट्ठी धन की ही आवश्यकता है। ये तो मेरे साथ अच्छा पागल फंस गया मियाँ, बस एक मुट्ठी धन में ही मान जा रही है चूना लगा के। ठीक है मियाँ, मैं तुम्हें एक मुट्ठी धन दे दूंगा चूना लगा के। फिर वह आदमी राघव को अपने साथ घर ले गया। राघव ने सारी लकड़ियों को वहाँ पर उतार दिया। फिर राघव ने उस आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने राघव को मुट्ठी में भरकर 2 रुपए दे दिए और फिर आदमी घर के अंदर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो महोदय आप? घर जा रही था मियाँ, बताओ मेरे खातिर कोई और खिदमत हो तो। अभी आपने मेरा पूरा धन कहाँ दिया है? मतलब मियाँ, तुमसे तो मेरी एक मुट्ठी धन की बात हुई थी, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया चूना लगा के। अब और कोई खिदमत हो मियाँ तो बताओ। अभी तो आपने केवल धन दिया है, अपनी मुट्ठी कहाँ दी है? क्या मियाँ पगला गई है का चूना लगा के? इसमें पागल होने वाली बात ही नहीं है।
आपने तो मुझे एक मुट्ठी धन देने का वादा किया था, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ तो तुम क्या चाहते हो मियाँ? मैं क्या अपना हाथ काट कर तुम्हें दे दूं चूना लगा के? वो तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर ये निर्णय किया गया कि वे राजा के पास जाएंगे। वहाँ से वे राजा के पास गए और उन्होंने राजा को सारी बात बताई। फिर राजा राघव से बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने एक मुट्ठी धन की बात की थी, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो तुम्हें अपना हाथ काट कर दे दे। नहीं महाराज, इनके लिए इसका मतलब यही है। मतलब? महाराज मैं आपको सब बताता हूँ। कल जब मेरे पिताजी बैलगाड़ी में लकड़ियों को भरकर ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनसे लकड़ियों की गाड़ी का सौदा किया और बाद में केवल 50 रुपए में ही लकड़ियों के साथ साथ पूरी गाड़ी रख ली, जबकि बात केवल गाड़ी में रखी लकड़ियों की हुई थी। जब महाराज उसमें कुछ गलत नहीं है तो मेरी इस बात में क्या गलत है? तब राजा को पूरी बात समझ में आई और उसने आदेश दिया, तुमने लकड़ियों का सौदा किया और उस बेचारे गरीब आदमी की पूरी गाड़ी ही रख ली, और जब अब तुम फंसे हो तो मेरे पास आ गए। इस लड़के की बैलगाड़ी से वापस दिलवा दी जाए और इस आदमी से 1000 सोने की मुद्राएं दंड स्वरूप दी जाए। ये मेरा हुक्म है। उस आदमी को दंड स्वरूप 1000 सोने के सिक्के देने पड़े, लेकिन फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राघव से माफी मांगी। राघव ने उसे माफ कर दिया और खुशी खुशी अपनी दोनों बैलगाड़ियों को लेकर वहाँ से चला गया। तो देखा दोस्तों, हर शेर को सवा शेर मिलता है, अतः हमें अपने से दुर्बल आदमी को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो हमसे ताकतवर आदमी हमें सताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।